Hi everyone, this is Abhishek. In this video, we will discuss about the France abolishes monarchy and becomes a republic. तो अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जाना था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के बारे में। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में फ्रांस की जो स्थिति थी वो काफ़ी तनावपूर्ण होने वाली थी, काफ़ी टेंस होने वाली थी। और इसके पीछे का जो रीज़न था, हालांकि लुइस 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी नेशनल असेंबली ने, उस पर साइन तो उसने कर दिया था, लेकिन वो गुपचुप तरीके से प्रसिया और ऑस्ट्रिया के साथ वो निगोसिएशन भी कर रहा था, ताकि उनकी मदद से, उनकी सेना की मदद से वो फ्रांस में फिर से एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सके। अब इस नेगोशिएशन की जो खबर थी वो गुपचुप तरीके से जो हो रही थी फ्रांस के शासक लुइस 16 की प्रसिया और ऑस्ट्रिया के साथ, इसके पीछे हम देखते हैं कि जो अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनका भी इसमें इंटरेस्ट छिपा हुआ था, क्योंकि ये जो शासक थे इन्हें भी लगता था कि फ्रांस की स्थिति को देख करके वहाँ की जनता भी उन राजा के अगेंस्ट में विद्रोह कर सकती है और वहाँ से भी उनका पत्ता कट सकता है। इसीलिए वे भी चाह रहे थे कि फ्रांस में फिर से बुर्बो डायनेस्टी के जो शासन चल रही थी, ऑटोक्रेटिक शासन जो चल रही थी, वो पुनः कायम हो जाए। तो यही वजह थी कि वे उनकी लुइस 16 की मदद करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि नेशनल असेंबली को ये भनक लग गई थी कि ऑस्ट्रिया या फिर प्रसिया के साथ लुइस 16 की गुप्त वार्ताएं चल रही हैं, और यही वजह थी कि 1792 में नेशनल असेंबली ने एक जो है प्रस्ताव पारित किया, और ये प्रस्ताव था ऑस्ट्रिया और प्रसिया के अगेंस्ट में वॉर को स्टार्ट करने का। तो मतलब ये योजना वो बना ही रहे थे, तब तक जो है नेशनल असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया और ऑस्ट्रिया और प्रसिया के अगेंस्ट में उन्होंने वार स्टार्ट कर दिया। तो ये हम देखते हैं कि अब इस वॉर स्टार्ट जब होगा तो फिर आर्मी में रिक्रूटमेंट भी होंगे। तो आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे वॉलेंटियर्स फ्रांस के डिफरेंट इलाकों से वो पेरिस के शहर में कूच करने लगे। तो इसी दौरान जो है आपको मैं बताऊं एक वृत्तांत की, एक शहर था मार्सिले। तो मार्सिले शहर के भी जो वॉलेंटियर्स थे वो भी सेना में भर्ती होने के लिए वे पेरिस शहर के लिए कूच कर गए। तो उनके होठों पे जो है एक बहुत ही प्यारा गीत जो है सो गुनगुनाते हुए वो पेरिस के लिए निकले थे, और ये गीत जो लिखा था वो लिखा था आपको रॉजेट दिलायल ने ये गीत लिखा था। तो ये मार्सेल से बिलोंग करने वाले लोग थे। तो इन्हीं वॉलेंटियर्स के थ्रू ये गीत जो है ये फ्रांस की जनता तक पहुंची। और फिर जब हम देखते हैं बाद में जब फ्रांस का राष्ट्रगान जब बनता है तो इसे ही राष्ट्रगान बनने का अवसर मिलता है, और मार्सेल्स जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाता है, नेशनल एंथम बन जाता है। तो इसकी 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 आपकी इंटरेस्टिंग कहानी आपने जाने कि ये मार्सेल्स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मार्सेल शहर के लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था गाना, इसीलिए इसका नाम मार्साइल्स पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस में नेशनल एंथम के रूप में मार्सेल्स किस प्रकार से बना। तो हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर्स के बाद जो है सो जनता को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी थी, खास करके जो है आर्थिक कठिनाई। तो जैसे कि हम देखें कि पुरुष लोग जितने भी थे वो चले गए थे बॉर्डर्स पे युद्ध लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से घर परिवार की जो रोजी रोटी की जो जिम्मेदारी थी वो घर की औरतों पे आ गई थी। अब देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा को ऐसा लगने लगा कि क्रांति को, रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 में जो संविधान बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस पे सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स को ही अधिकार मिले थे। मतलब कि जो भी संपत्तिवान लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, जो अमीर लोग थे, उन्हीं को ही पॉलिटिकल राइट्स मिला था। बाकी लोग अभी भी जो है इन अधिकारों से वंचित थे। तो हम देखते हैं कि अब जो लोग हैं, अब पॉलिटिकल क्लब्स बन गए थे, जिसमें इकट्ठे होकर के जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी या फिर उनकी जो प्रोग्राम्स थे उन पे लंबे लंबी डिबेट्स चलने लगी, डिस्कशंस होने लगे, घंटे घंटे जो है सो बहस मुहाबहस होने लगा वहाँ पे
कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे लोग चर्चा करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। तो इन्हीं में से एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हम कह सकते हैं। अब इस क्लब का क्या थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए। ये जो क्लब है, इसका नाम जो है एक फॉर्मर जो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे बना था, जो कि अब पॉलिटिकल ग्रुप वाले लोगों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। जो भी राजनीतिक समूह पे चर्चा करने वाले लोग थे, उनका एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बन चुका था, जहाँ पे लोग कई घंटों तक सरकार की नीतियों और उनके सिद्धांतों और उनके कार्यकलापों या फिर उनके प्रोग्राम्स पे बहस किया करते थे। तो इस अवधि में बहुत सारी महिलाएं भी बहुत सक्रिय रहीं और उनके भी क्लब्स बने थे, जो कि हम लोग इसके अगले चैप्टर में जो है हम लोग उन्हीं के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। तो महिलाओं ने किस प्रकार से क्लब इस्टेब्लिश किया था। फिलहाल हम लोग जानते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। अब हम देखते हैं कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन थे। तो इनके जो मेंबर्स थे वो मुख्यतः समाज के वो लोग थे जो कम पैसे वाले लोग थे। जैसे कि मैं आप बताऊं आपको, इसमें जो है शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, कारीगर थे, जो जूता बनाने का काम करते थे वो लोग थे, या फिर जो पेस्ट्री बनाने का काम करते थे वो लोग थे, या फिर जो घड़ी बनाने का काम करते थे, घड़ी साज जिसे कहते हैं, वो लोग थे, या फिर प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले लोग थे, या फिर जो घरों में नौकर बन के काम करने वाले लोग थे, मेड थे, सर्वेंट थे, वो लोग थे, या फिर जो डेली वेजर्स थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे, वे लोग शामिल थे। और उनका नेता जो था वो था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जी हाँ, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इसका बार बार जिक्र होगा। तो जैकोबिन का एक जो बड़ा वर्ग था वो बिल्कुल ही एक, आपको मैं बताऊं कि डॉक वर्कर्स जो होते हैं, जो डॉक यार्ड्स में काम करते हैं, उन्हीं की तरह एक लंबा जो है सो स्ट्राइप वाला ट्राउजर्स पहनने का निर्णय लिया ताकि वो अन्य लोगों से अलग दिख सके। ऐसा उन्होंने समाज में फैशन जो करने वाले जो लोग थे, जो खास तौर पे घुटने तक पहनने वाले नी ब्रीचेस कहते हैं उसको पहनते थे, उनसे अपने आप को अलग करने के लिए एक ऐसा प्रकार का जो है उन्होंने वस्त्र को पहनने का निर्णय लिया जो कि उनसे वो अलग दिखें। तो डॉकयार्ड्स में जनरली जो है इस तरह के ट्राउजर्स पहने जाते थे, तो जिसको स्ट्राइप्स ट्राउजर्स कहते हैं। तो इस तरह के जो है वो पहनना शुरू कर दिए ताकि वो अपने आप को कुलीनों से अलग दिखा सके। अब इस तरह के ब्रीचेस पहनने वाले जो कुलीन थे, मतलब ऑटोक्रेटिक क्लास के जो लोग थे, उनकी सत्ता समाप्ति का ऐलान का ये तरीका भी था कि अब आपकी सत्ता समाप्त होने वाली है, ये उसका प्रतीक भी था। तो हम देखते हैं कि इसलिए जैकोबिन्स ने जो है वो 100 कुलात के नाम से इससे जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना घुटने वाले। मतलब इनकी जो देख सकते हैं आप ट्राउज़र यहाँ पे, ये पूरे ट्राउज़र जो है ये आपको कमर से लेके नीचे पाँव तक है, जबकि जो जो ऑटोक्रेटिक समूह के जो लोग थे उनका नी ब्रीचेज हुआ करता था, मतलब घुटने तक का हुआ करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इसे अपने आप को कुलीन वर्ग से अपने आप को अलग रखने के लिए किया था। और ये भी इस बात का भी प्रतीक था कि अब कुलीनों का जो है शासन समाप्त होने वाला है, अब जो है ये आम लोगों का शासन आने वाला है। इसके अलावा जो है 100 कुलात जो मेल मेंबर्स थे वो लाल रंग की टोपी भी पहनना शुरू कर दिए, जो कि इस बात का प्रतीक था कि वे अब स्वतंत्र हैं। जैसा मैंने पिछले चैप्टर में बताया था लास्ट में, जो स्लैब्स थे जो अपने आप को फ्री घोषित कर चुके थे, वो रेड कलर का फिरोजन कैप पहनते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये रेड कलर का कैप भी पहनना शुरू कर दिया था, जो किस बात का सिंबल था कि वो फ्री हैं। लेकिन महिलाओं को ऐसे करने की अनुमति अभी भी नहीं थी। तो ये एक जो है सो रोचक बात है कि महिलाएं अभी भी उन अधिकारों से वंचित थी। देखते हैं कि 1792 के समर्स में जो जैकोबिन क्लब्स के लोग थे, उन्होंने देखा कि जो जो भोजन, जो खाने की जो चीज़ें हैं, उनकी महंगाई और जो अन्न का जो है वो अभाव हो जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय था इन लोगों के लिए। तो इससे नाराज़ होकर के पेरिस वासियों को लेकर के इन्होंने एक विशाल और हिंसक वायलेंट विद्रोह करने की योजना बना ली। अब 10 अगस्त की सुबह इन्होंने ट्यूलेरिए एक के महल पर धावा बोल दिया, जहाँ पे राजा का रहने का वो निवास था। अब राजा के रक्षकों को मार डाला गया और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बना लिया गया।
बाद में जब नेशनल असेंबली को लगा कि अब जो है जनता अब काबू में नहीं है, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, शाही परिवार को, जो राजा के परिवार थे, उसको जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब ये फिर से नए चुनाव कराए गए। अब नए चुनाव में देखिए कि अब प्रक्रिया जो हुई वो बहुत दिलचस्प थी। अब इस चुनाव में उन लोगों को मताधिकार दिया गया जो 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग थे, पुरुष थे, चाहे उनके पास संपत्ति हो अथवा नहीं। हमने 1789 के बाद, जो रिवॉल्यूशन के बाद जो हमने देखा था, जो नेशनल असेंबली का जो चुनाव हुआ था, उसमें हमने देखा था कि 25 वर्ष के उम्र के ऊपर के पुरुषों को, जो संपत्तिवान थे, उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिली थी। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि 21 वर्ष के अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, चाहे संपत्ति हो या ना हो, उन सभी को मतदान का अधिकार दे दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और इस क्रांति के पश्चात। अब जो नई चुनावी प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हुए थे, उससे जो असेंबली बनी, उस असेंबली का नाम भी बदल दिया गया। जी हाँ, अब इस असेंबली का नाम हो गया कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन ने कई अहम फैसले लिए। उनमें से जो महत्वपूर्ण फैसले थे वो 21 सितंबर 1792 को लिया गया एक अहम कदम, जिससे फ्रांस की जो रूपरेखा है वही बदल गई। जी हाँ, फ्रांस अभी तक मोनार्की सिस्टम था। हमने देखा था कि लुई 16 के पावर को लिमिट किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उसको ख़त्म नहीं किया गया था। लेकिन इस कन्वेंशन ने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को ही एबोलिश कर दिया और फ्रांस में रिपब्लिक सिस्टम को उसने इम्प्लीमेंट किया, बहाल किया। तो हम देखते हैं कि फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिकन कंट्री बन गई। रिपब्लिकन कंट्री किसे कहते हैं ये हम सभी जानते हैं कि वह ऐसा देश जहाँ की सरकार और सरकार का जो हेड है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता हो, उसे हम रिपब्लिकन स्टेट कहते हैं। तो फ्रांस में भी जो है यही स्थिति आ गई कि वहाँ पे कम्प्लीटली मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया और वहाँ पे एक उस स्टेट को रिपब्लिकन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, जहाँ पे राष्ट्र का हेड और अन्य प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। तो अब हम देखते हैं कि आपको एक यहाँ पे बताया गया कि आपको उन स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है जिन्होंने अपने देश को रिपब्लिकन स्टेट बना लिया है, घोषित कर लिया है। तो कुछ कंट्रीज़ के नेम आपको फाइंड आउट करने हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है कि वे ऐसा कैसे बने हैं। अब हम देखते हैं कि लुई 16 जिसको इम्प्रिजन कर लिया गया था, उसको कैद कर लिया गया था, उसका ट्रायल चलता है। एक जो है आपको रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने के अंदर में उसका ट्रायल चलता है और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। जी हाँ, और 21 जनवरी 1793 को उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। जी हाँ, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब कि फांसी दे दी जाती है, और वो भी सार्वजनिक तौर पे पब्लिकली उसको फांसी दे दी जाती है। वो प्लेस जो आपको मैं बताऊं कि उस प्लेस का नाम था प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। इस जगह पे उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और जल्दी ही उसकी पत्नी जो मेरी एंतवाइनेट थी, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उसको भी यही हाल उसका भी होता है। उसे भी जल्दी ही फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार कन्वेंशन ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेन ऑफ टेरर किस प्रकार से रॉबेस्पियर लाता है और उसका आतंक का जो राज्य है वो किस प्रकार आगे बढ़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।